नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सत्ता में आज पहले हम आपको उस नैनीताल का दर्द दिखाएंगे जिसे लेकर खतरे का सायरन बज रहा है। नैनीताल के पहाड़ दरक रहे हैं। एक गांव में घरों से सड़कों तक दरार आ गई है और लोगों में जबरदस्त दहशत है। इसीलिए आज नैनीताल पर संकट वाला वो अलार्म जिसे सुनना बहुत जरूरी है। फिर उस बांग्लादेश की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जहां हिंदू बहुत डरे हुए हैं। टीवी9 भारतवर्ष उसी बांग्लादेश में पहुंचने वाला पहला भारतीय न्यूज चैनल है, जहां से संवाददाता मनीष झा और कैमरा पर्सन गंगा सिंह की जांबाज रिपोर्टिंग है। कैसे टीवी9 के कैमरे पर हिंदुओं ने अपना दर्द बयां किया, वो सुनिएगा। बांग्लादेश में जैसे शेख हसीना का इस्तीफा हुआ था, अब कुछ उसी तर्ज पर जजों के इस्तीफे की भी मांग हो रही है। इस बीच बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उबैदुल इस्लाम ने इस्तीफा दे दिया है। उन्हें छात्रों ने अल्टीमेटम दिया था, अगर रिजाइन नहीं किया तो कुर्सी से खींचकर उतारेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड के दर्द को महसूस किया। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953 440 671 पर कॉल करें। पीएम ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और फिर अस्पताल में जाकर घायलों से भी मुलाकात की। समीक्षा बैठक के बाद पीएम ने कहा, संकट की घड़ी में पूरा देश वायनाड के पीड़ितों के साथ खड़ा है। एक बड़ी खबर यह भी है कि विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। इस प्रस्ताव पर राज्यसभा के 87 सदस्यों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है? नंबर वाला गेम किसके साथ है, इस पर आज सत्ता की दिलचस्प कुंजी खोलेंगे। क्या रेसलर विनेश फोगाट को ओलंपिक का सिल्वर मेडल मिलेगा? आज रात करीब 9:30 बजे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा। विनेश फोगाट को फाइनल से पहले सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और आज भारत से लेकर पूरी दुनिया तक एक और बड़ा सवाल ट्रेंड कर रहा है, हिंडनबर्ग का अगला शिकार कौन होगा? क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से एक ट्वीट में लिखा गया है कि भारत में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। सवाल यह है कि दावे में दम है या फिर से सुर्खियां बटोरने वाला स्टंट है। सत्ता में आज लेकिन सबसे पहले हम एक ऐसे हिल स्टेशन की बात करने जा रहे हैं जो शायद सभी न्यूज मित्रों की फेवरेट लिस्ट में जरूर होगा, जिसका नाम है नैनीताल। लेकिन जो लोग इस हिल स्टेशन में जा चुके हैं या फिर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज सत्ता में हम एक बुरी खबर लेकर आए हैं। और वो ये है कि आपके फेवरेट हिल स्टेशन नैनीताल पे इस वक्त एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और नैनीताल में रहने वाले लोगों के मन में कुछ डराने वाले सवाल घूम रहे हैं। जैसे ये कि क्या जोशीमठ की तरह अब नैनीताल भी धंस रहा है? नैनीताल के एक गांव में सड़कों से घरों तक बहुत तेजी से दरारें पड़ रही हैं, जैसी आपने जोशीमठ में भी देखी थी। इसीलिए लोग दहशत में हैं। क्या नैनीताल के पहाड़ भी अब दरक रहे हैं? और अगर इस अलार्म को किसी ने वक्त रहते नहीं सुना, तो क्या किसी वक्त में नैनीताल के खत्म होने का भी खतरा है? दरअसल ये सवाल नैनीताल के एक गांव से आई कुछ डराने वाली तस्वीरों से उठे हैं, जो इस खूबसूरत शहर के अस्तित्व पर मंडरा रही बड़ी आपदा का अलर्ट दे रहे हैं। ये तस्वीरें नैनीताल शहर से 8 किलोमीटर दूर स्थित खूपी गांव की हैं। ये पूरा गांव जोशीमठ की तरह धंसता जा रहा है। 3 किलोमीटर के लंबे हिस्से में पहाड़ धंस रहे हैं, जिसका असर यहाँ के घरों पर भी अब दिखने लगा है। घरों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं और सड़कें भी दरकने लगी हैं। जानकारी के मुताबिक गांव के 19 घरों में हर साल दरारें आ रही हैं। खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। गांव का निरीक्षण भी किया गया है, लेकिन डरे हुए लोग अब अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, वो भगवान का नाम लेकर दिन और रात काट रहे हैं। सिर्फ 3 दिन पहले इसी नैनीताल से आए एक और दृश्य ने लोगों को डरा दिया। ये तस्वीर उस टिफिन टॉप की थी जो नैनीताल में पर्यटकों की पसंदीदा स्थल हुआ करता था। नैनीताल का टिफिन टॉप, जिसे डोरथी सीट के नाम से भी जाना जाता है, जहां लोग जाते थे, सेल्फी लेते थे, वीडियो बनाते थे, वो डोरथी सीट बारिश और लैंडस्लाइड में अब बह चुकी है और अब टिफिन टॉप नाम सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही रह गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नैनीताल में बज रहे खतरे के इस सायरन को कोई सुन रहा है? क्या ये नैनीताल में एक बड़ी आपदा से पहले की आहट है?
इसका जवाब परेशान करने वाला है। भूवैज्ञानिक लगातार ये कह रहे हैं कि नैनीताल की भार सहने की क्षमता अब खत्म हो चुकी है और नैनीताल के दर्द को अब किसी ने महसूस नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर नैनीताल में हालात अब इतने खतरनाक क्यों हो रहे हैं? आखिर नैनीताल धंस क्यों रहा है? इसका पहला कारण इस क्षेत्र में हो रहा अंधाधुंध निर्माण तो है ही, लेकिन एक और वजह है जो नैनीताल और यहां रहने वाले लोगों को डरा रही है और इस वजह का नाम है बलिया नाला। दरअसल बलिया नाला नैनीताल झील के निकास का क्षेत्र है, लेकिन नैनीताल की बुनियाद कहे जाने वाले बलिया नाले में लगातार भूस्खलन हो रहा है और ये भूस्खलन पिछले कुछ वर्षों से नहीं बल्कि 1972 से जारी है। लेकिन दावा यह है कि इस विषय पर प्रशासन को जितना गंभीर होना चाहिए वो उतना गंभीर है ही नहीं। जानकारों की माने तो ये बलिया नाला हर वर्ष 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर खिसक रहा है। इसके अलावा जिन पहाड़ियों से नैनीताल घिरा हुआ है वहां भी लैंडस्लाइड के मामले पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गए हैं। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि नैनीताल शहर इस वक्त एक ऐसे बारूद के ढेर पर मौजूद है जो किसी भी वक्त फट सकता है। हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है सर। ये दरारें देख लीजिए, पीछे से इतनी भयंकर दरारें आ गई है। किसी समय ज़्यादा बारिश में हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। किसी समय भी मतलब टॉयलेट बाथरूम तो हमारा गड्ढा पूरा चला गया, एक खेत पूरा चला गया, टॉयलेट हवा में ही है बिल्कुल। खतरा बहुत ज़्यादा है सर। यहाँ पे रात को मतलब डर डर के रहता है और सोते नहीं हम रात भर बाहर ही देखने में रहते हैं और लाइट चल जाए तो फिर तो हालत ख़राब हो जाती है। अभी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट भी पूर्व में सर्वे हुआ था, उनका सर्वे हमने रिपोर्ट मांगी है। जो नया सर्वे कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट मांग ले रहे हैं। उसके आधार पर एक तात्कालिक तौर से एक योजना बनाई जा रही है कि तात्कालिक क्या कर सकते हैं और फिर एक दीर्घकालिक योजना किस प्रकार से बन सकती है उसकी, ताकि भविष्य में कोई रिस्क ना हो। परेशानी है बेटा। रात भरी शीतन है, रात भरी बारिश गई तो असर सब उधर उधर। जब पहाड़ों रीजन में जब गांव और कुछ टाउन डेवलप होता है तब हर रीजन में उसका एक कैपेसिटी होता है, कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं जिसको। तो उस कैपेसिटी के एक्सीड अगर लोड उसके ऊपर पड़ता है तो वहाँ पर वो सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे गिर जाता है। जो स्लोप होता है, जो उसके जो स्लोप का स्टेबिलिटी है, किसी के बजाय से अगर स्लोप स्टेबिलिटी को हम लोग डिस्टर्ब करें तब भी हमारा जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है तब हम लोगों को इस तरह से भूस्खलन होता है। आज हमने नैनीताल पर आए संकट काल से सरकार और सिस्टम को आगाह करने के लिए एक विस्तृत कुंजी भी तैयार की है, जिसे देखने के बाद आपको भी ये समझ आ जाएगा कि आपके पसंदीदा पर्यटन स्थल पर खतरा कितना बड़ा है। ये वही नैनीताल है जिसने आज से 144 साल पहले एक ऐसी आपदा का सामना किया था जिसके बारे में सुनकर आज भी लोग कांप जाते हैं। दरअसल सितंबर 1880 को नैनीताल की आबादी 10,000 के आसपास थी। तभी यहाँ एक भूस्खलन हुआ था और इसमें 43 ब्रिटिश नागरिकों समेत 151 लोगों की मौत हो गई थी। इतनी मौत तो तब हुई थी जब अंग्रेजों ने नैनीताल में आबादी की एक निश्चित सीमा तय की थी, क्योंकि तब भी ये इलाका भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील था। और सोचिए, अब नैनीताल की आबादी 9.5 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। पहाड़ों पर वजन कई गुना बढ़ चुका है और अगर अब वैसा कुछ हुआ तो क्या होता, ये सोचकर भी कोई हिल जाएगा। नैनीताल वो शहर है जिसका नाम दुनिया ने तब पहली बार सुना था जब पीटर बैरन नाम के एक अंग्रेज व्यापारी ने अपनी किताब नोट्स ऑफ वैंडरिंग्स इन द हिमालय में इस शहर का जिक्र किया। इसमें पीटर बैरन ने बताया कि उन्होंने 18 नवंबर 1841 को हिमालय क्षेत्र में बसे इस शहर के बारे में जाना। आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए उस किताब के बारे में सर्च किया और उसे हम अब आपको दिखाने भी वाले हैं। वर्ष 1842 में यहां आबादी के बसने के बाद अंग्रेजों ने नैनीताल को न सिर्फ अपनी गर्मियों की राजधानी बनाया
बल्कि नैनीताल को छोटी विलायत का भी दर्जा दिया। तब अंग्रेजों ने आबादी बहुत कम रखी थी, निर्माण भी सीमित था, लेकिन वक्त के साथ अब लाखों की संख्या में यहाँ लोग रहते हैं। हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहाँ जाते हैं और इसी वजह से नैनीताल पर्यटन स्थल से ज्यादा अब एक कमर्शियल हब बन चुका है। और शायद ये बदलाव ही नैनीताल के पहाड़ों को पसंद नहीं आ रहा है। नैनीताल में वर्ष 1901 से 1902 में 520 बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन अब नैनीताल में घरों की संख्या 7000 से भी ज्यादा है और इसमें 150 से ज्यादा बड़े होटल और रिजॉर्ट भी शामिल हैं। और कुछ रिपोर्ट्स में तो दावा यह भी किया गया है कि जो कंस्ट्रक्शन नैनीताल में हुआ है उसमें बहुत सारे निर्माण अवैध भी हैं। यानी नैनीताल के पहाड़ों पर जो जुल्म हो रहा है उसे अब उन्होंने बर्दाश्त करने से ही इनकार कर दिया है और अब उनके सब्र का बांध लैंडस्लाइड के रूप में टूट रहा है। अब हैरानी की बात यह है कि नैनीताल को लेकर संकट वाला सायरन कोई पहली बार नहीं बज रहा है, बल्कि इससे पहले भी यहाँ के दरकते पहाड़ों को लेकर कई चेतावनी दी गई है। कुछ वर्ष पहले IIT रुड़की ने एक रिपोर्ट में बताया था कि नैनीताल में माल रोड के ऊपर पहाड़ियों का डेंजरस पैच है जो 300 मीटर ऊंचा और 165 मीटर लंबा है और ये इतना संवेदनशील है कि किसी भी वक्त गिर सकता है। इसके अलावा हाईकोर्ट की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि नैनीताल में भूस्खलन के खतरे वाली पहाड़ियों पर ड्रेनेज सिस्टम को तुरंत दुरुस्त किया जाना चाहिए। और कमेटी के सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया था कि नैनीताल के जो रिस्क जोन वाले पहाड़ हैं वहां पर बसे लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया जाए। पर इस पर कितना काम हुआ ये भी सामने आना चाहिए, क्योंकि अभी तो सच यही है कि नैनीताल इस वक्त एक बड़े खतरे की जद में है। सत्ता में अब बात उस मेडल की जो है तो कांस्य पदक, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष एकदम गोल्ड वाला है। सत्ता की इस कुंजी में हम युवा ओलंपियन रेसलर अमन सहरावत की बात करेंगे, जिसने न सिर्फ कल रेसलिंग के अखाड़े में अपने जज्बे से कमाल कर दिया, बल्कि 21 वर्षों की उसकी जीवन यात्रा भी हिम्मत और जज्बे की ही कहानी है। कल जब अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में प्योर्टोरिको के डेरियन टॉय क्रूज को 13-5 से हराया तो देश के लोग जश्न मनाने लगे। लेकिन अमन की इस जीत के पीछे भी वही डर छिपा था जिसने विनेश फोगाट को मेडल जीतने से रोक लिया था। यानी वजन वाला गणित अमन के सामने भी एक बड़ी मुसीबत बनकर खड़ा था। 8 अगस्त को अमन सेमीफाइनल मैच में जापान के री हिगुची के हाथों 0-10 से हार गए थे। एक दिन बाद 9 अगस्त को उन्हें ब्रॉन्ज के लिए अखाड़े में उतरना था, लेकिन सेमीफाइनल के बाद उनका वजन किया गया तो वो 61.5 किलोग्राम हो गया। अमन सहरावत को 57 किलोग्राम भार वर्ग में खेलना था। उस हिसाब से उनका वजन 57 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। इसके बाद कोचिंग स्टाफ और भारतीय दल को विनेश फोगाट के साथ जो कुछ हुआ वैसी ही चिंता सताने लगी। विनेश फोगाट को सिर्फ 100 ग्राम अतिरिक्त वजन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विनेश की ही तरह अमन के पास करीब 10 घंटे का वक्त था। इस 10 घंटे में अमन ने 10 तरीके अपनाकर अपना वजन 4.6 किलोग्राम कम कर लिया। सबसे पहले वेट लॉस की शुरुआत 1.5 घंटे के मैट सेशन के साथ हुई, जहां अमन अपने 2 बड़े कोच के मार्गदर्शन में खड़े होकर कुश्ती करने में लगे रहे। इसके बाद उन्होंने पसीना बहाने के लिए 1 घंटे का हॉट बाथ सेशन लिया। आधी रात के बाद 12:30 बजे वो जिम गए। पसीना निकालने के लिए अमन ने ट्रेडमिल पर बिना रुके 1 घंटे की दौड़ लगाई। ट्रेडमिल सेशन के बाद अमन ने 30 मिनट का ब्रेक लिया। ब्रेक के बाद अमन ने वजन कम करना जारी रखने के लिए 5 मिनट के 5 सौना सेशन लिए। इन सब कोशिशों के बावजूद अमन का वजन अब भी तय सीमा से 900 ग्राम अधिक था। उन्होंने अपने कोच की सलाह के अनुसार मालिश की और फिर हल्की जॉगिंग की। इसके बाद अमन ने 15 मिनट के 5 रनिंग सेशन पूरे किए। सुबह 4:30 बजे उनका वजन 56.9 किलोग्राम या तय सीमा से 100 ग्राम कम पाया गया। इस एक्टिविटी के दौरान अमन को नींबू और शहद के साथ गुनगुना पानी और थोड़ी सी कॉफी दी गई। वजन घटाने के बाद अमन को नींद नहीं आई और वो वजन कम होने तक एक्टिव रहे और इस तरह रात भर यानी 10 घंटे तक लगातार मेहनत करके अमन ने 4 किलो 600 ग्राम वजन कम कर लिया।
और ब्रॉन्ज के लिए हुए मुकाबले में प्योर्टोरिको के डेरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराकर देश को ओलंपिक में 6ठा पदक जितवा दिया। अमन सहरावत अब देश के लिए ब्रॉन्ज जीत चुके हैं। पूरा देश जश्न मना रहा है। लेकिन सोचिए वो रात कितनी भारी रही होगी जब अमन सहरावत का पूरा कोचिंग स्टाफ उनके वजन को कम करने में लगा हुआ था। सुनिए भारतीय रेसलिंग के चीफ कोच वीरेंद्र दहिया को, जो बता रहे हैं कि उस रात क्या हुआ था। 4.5 किलो वजन ज़्यादा था अमन का, 61.5 किलो वजन था। तो उस टाइम क्या हुआ, 1.5 घंटा तो इसने सेमीफाइनल ख़त्म होते ही एक ट्रेनिंग का सेशन हमने यहीं ले लिया था मैट पर ही। करीबन इसने ट्रेडमिल का सेशन किया कंटिन्यू। उसके बाद आधा घंटे का रेस्ट किया, फिर 5-5 मिनट के 2-2, 4-4 मिनट के सेशन, 5-6 सेशन दिए इसको सोनाबाद के। उसके बाद इसको 20 मिनट का रेस्ट दिया। ड्यूरिंग द वर्कआउट इसको गर्म पानी, शहद, नींबू हम 20-20 मिनट में देते रहे। एक कप का हमारा वो था कि ताकि पावर भी मिलती रहे और पसीना भी निकलते रहे। वो रात बीती। किसी तरह पूरे कोचिंग स्टाफ ने अमन के वजन को कम करने में कामयाबी हासिल की। अब पूरे देश में जश्न है, लेकिन इस जश्न के पीछे अमन के संघर्ष की कहानी भी है। हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव बिरोहड़ में जन्मे अमन ने अपनी जिंदगी में दुखों का पहाड़ देखा है। अमन 11 साल के थे जब उनकी मां दुनिया छोड़कर चली गई। बेटा डिप्रेशन में ना चला जाए इसलिए पिता ने कुश्ती में डाल दिया, लेकिन 6 महीने बाद पिता का भी देहांत हो गया। अमन के पिता का सपना था कि घर में कोई ना कोई पहलवानी करे और भारत के लिए मेडल जीते। दादा मांगेराम सहरावत ने अपने पोते अमन को पाल पोस कर बड़ा किया। अमन ने अपने कमरे में गोल्ड मेडल की फोटो लगाई हुई है और लिखा है, आसान होता तो हर कोई कर लेता। अमन बचपन से कहते थे कि पिता का सपना जरूर पूरा करूंगा और कल उन्होंने ये पूरा करके दिखाया। आज बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मन खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि 3-4 दिन तो मन ने भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। और प्रेशर भी था भाई, हाँ एक लब मेरे मन में तो नहीं, 2-3 और होते तो ठीक से, मतलब एक लिए भाई अब तो मेडल लेके आना है बस। हमें विश्वास है कि अगले 4 साल के बाद में फिर जाएगा और देश के लिए गोल्ड लेके आएगा। माँ बाप का सपना था कि गोल्ड मेडल लेके आए ओलंपिक में से, और उस सपने के लिए जिसने दिन रात एक करके मेहनत करी है। तो सुबह मेरा तो बात करी थी, बोले दादाजी शुरुआत करी है, अगला जो है गोल्ड मेडल वो मेरा होगा। पूरा मैच देखा जी, अमन ने बहुत बढ़िया लड़ा मैच, और थोड़ी चूक रहेगी नहीं तो गोल्ड लेके आता बच्चा। बस जी बिल्कुल धक धक हो रही थी, एकदम से एक पॉइंट के ऊपर नजर थी, लेकिन उसने पलटी जैसे मारी तो ये हो गया था कि हाथ में आ गया मैच। अब तो बहुत अच्छा लगा जिसने 15-3 से अच्छी मात दी उसने, और कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। यही आशा करते हैं गोल्ड मेडल हमारा बच्चा लेकर आएगा। थोड़ी बहुत चुक रह गया तो कांस्य पदक भी हम तो चलो बहुत बढ़िया देश के लिए वो कराया, और आने वाले टाइम में गोल्ड मेडल ही लेके। अमन की जीत पर भारत में हर कोई खुश है। अब से कुछ देर बाद विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर भी फैसला आने वाला है। भारतीय ओलंपिक दल ने विनेश को सिल्वर मेडल देने के लिए अपील की है, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल भी है कि जब अमन अपना वजन 4 किलो 700 ग्राम कम कर सकते हैं तो विनेश 2 किलोग्राम वजन कम क्यों नहीं कर पाई। दरअसल वजन कम करने के लिए जो काम अमन ने किया वो सारे काम विनेश कर रही थी, लेकिन महिलाओं के मुकाबले पुरुषों के लिए वजन कम करना थोड़ा आसान होता है। उन्हें पसीना ज्यादा आसानी से आता है क्योंकि पुरुषों को पसीना ज्यादा आता है। एथलीट और बॉडी बिल्डर अक्सर प्रतियोगिताओं से पहले अपने शरीर के वजन को तेजी से कम करने की कोशिश करते हैं। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से शरीर में पानी की कमी के जरिए होती है और इसे वाटर कटिंग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यूएफसी फाइटर डेरियन टिल ने एक बार यह दावा किया था कि उन्होंने एक फाइट से पहले 24 घंटे के भीतर लगभग 8 किलोग्राम वजन कम किया। वजन में इतनी बड़ी कमी मुख्य रूप से डिहाइड्रेशन के माध्यम से होती है, जिसमें वो पानी पीना बंद कर देते हैं, पसीना बहाने वाली गतिविधियां करते हैं और कभी कभी भाप के स्नान का भी उपयोग करते हैं। लेकिन ये खतरनाक और कई मामलों में जानलेवा भी हो सकता है। सत्ता में लेकिन अब बात संसद के उस मॉनसून सत्र की जिसका समापन तो वक्त से पहले हो गया,
लेकिन इसके आखिरी दिन राज्यसभा में जो हंगामेदार ट्रेलर दिखा, उसकी असली पिक्चर संसद के अगले सत्र में रिलीज होगी। जया अमिताभ बच्चन के नाम और फिर राज्यसभा के सभापति के लहजे पर शुरू हुई सियासत अब जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के पद से हटाने तक पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। ये प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को कब लाया जाए, इसका वक्त अभी तय नहीं किया जा सका है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि इस नोटिस के लिए 87 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और ये नोटिस राज्यसभा में नेता विपक्ष के कार्यालय में रखा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले से विपक्ष जगदीप धनखड़ को हटाने की कोशिश में लग गया था। विपक्ष से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि 2 दिन पहले राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया था कि विपक्ष धनखड़ को हटाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर विचार कर रहा है। विपक्षी दल के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बार बार बंद किए जाने से वो नाराज हैं। सूत्रों के अनुसार विपक्ष चाहता है कि सदन नियमों और परंपरा के अनुसार ही चले और सदस्यों के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के माइक बंद करने से शुरू हुआ विवाद कल उस समय और ज्यादा बढ़ गया जब उन्होंने जया अमिताभ बच्चन नाम पुकारा। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बाद में संसद के बाहर जया बच्चन ने यह आरोप लगाया कि वो सभापति विपक्ष के नेता का माइक बंद कर देते हैं, सांसदों के लिए बुद्धिहीन और बालक बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। जया जी जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट। सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है, सभापति महोदय पक्षपात पूर्ण उनका रवैया है। सभी विकल्प खुले हुए हैं। संविधान के अंदर, रूल बुक के अंदर, प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट के अंदर, जो भी कानून के अंदर जो भी अख्तियार हैं, सभी विकल्प हमारे लिए खुले हुए हैं। हम लोकतंत्र की हत्या होते हुए मूक दर्शक बन करके नहीं देख सकते। भारत का लोकतंत्र और सत्तारूढ़ पक्ष इतना मजबूत है कि कोई भी षड्यंत्र जो नकारात्मक कांग्रेस और इंडिया अलायंस करता है उसका करारा जवाब दिया जाए। हाउस के भी रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोसीजर है, उसके तहत जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह नहीं करने दिया गया, न लगातार नहीं किया जा रहा है, जो आपके भी संज्ञान में है, हमारे भी संज्ञान में है, पूरे देश के संज्ञान में। जो नेता विरोधी दल को उनके पद की मर्यादा के अनुसार जिस तरह उन्हें बोलने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए नहीं मिलती, माइक बंद होता है। अब सवाल यह है कि विपक्ष उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाना चाहता है, लेकिन क्या यह संभव है? पहले नियम समझिए कि उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है, फिर ये डिकोड करेंगे कि इसकी कितनी संभावना है। राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए अनुच्छेद 67B के तहत नोटिस दिया जाता है। नोटिस देने के 14 दिन बाद राज्यसभा में सभापति को हटाने का प्रस्ताव पेश होता है। इस प्रस्ताव में कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य है, नहीं तो वो मान्य नहीं होता। इसके बाद पहले राज्यसभा में प्रस्ताव पास होता है, फिर लोकसभा में प्रस्ताव को पास कराया जाता है। दोनों सदनों में सभापति के खिलाफ प्रस्ताव पास होने के बाद ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को जो बनाया जाता है वो इलेक्टोरल कॉलेज बनाती है, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों होते हैं, तो इनके रिमूवल के प्रोसीजर में भी दोनों का रोल होता है। लेकिन चूँकि ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा है, जो कि जब तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे तो यही चेयरपर्सन रहेंगे, तो जो रिजोल्यूशन है इनके रिमूवल का वो राज्यसभा से जनरेट होता है और राज्यसभा में रिजोल्यूशन मूव किया जाएगा और वहाँ की मेजॉरिटी द्वारा पास किया जाएगा। उसके बाद
उसको लोकसभा द्वारा भी उसको वेट किया जाता, उसका सेम प्रक्रिया से वो होगा, उसके बाद उनका रिमूवल होता है। लेकिन ये जो रिजोल्यूशन है इसको मूव करने के लिए 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। अब विपक्ष के साथ संकट दरअसल ये है कि उनका ना तो राज्यसभा में बहुमत है और ना ही लोकसभा में। राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 245 है। राज्यसभा में सभी मिलाकर कुल 225 सदस्य हैं और सभापति धनखड़ को हटाने के लिए कम से कम 113 मतों की जरूरत होगी। एनडीए गठबंधन के पास अभी 110 सीटें हैं और वो बहुमत से सिर्फ 3 कदम दूर है। इंडिया गठबंधन के पास अभी 87 सीटें हैं। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस को जोड़ दिया जाए तो भी ये संख्या 106 के पास ही पहुंच पाती है, यानी वो 7 सीटों की दूरी पर हैं। 3 सितंबर को राज्यसभा की 12 सीटों पर चुनाव होना है, जहां एनडीए को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है, यानी 3 सितंबर के बाद राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत हो सकता है और इंडिया गठबंधन के पास राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए जरूरी नंबर तो बिल्कुल नहीं है। अब सवाल यह है कि जब नंबर नहीं है तो राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए नोटिस देने की तैयारी क्यों है? नंबर गेम में विपक्ष कमजोर है, फिर भी सभापति के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर क्यों अड़ा हुआ है? सूत्रों के मुताबिक विपक्ष का कहना यह है कि देश में अब तक कभी भी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ प्रस्ताव नहीं आया। सभापति विपक्ष के प्रति कठोर जरूर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं जितना वर्तमान सभापति हैं। प्रस्ताव विरोध का एक प्रतीक है और प्रतीकात्मक विरोध करेंगे वो। जाहिर है इस प्रस्ताव के बहाने विपक्ष सभापति के पक्षपातपूर्ण रवैये पर सदन में चर्चा कर पाएगा। आपको दरअसल बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, यानी अगर विपक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो ये पहली बार होगा कि राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। सत्ता में अब बात करते हैं बांग्लादेश के माहौल की और वहां रह रहे 1 करोड़ 31 लाख हिंदुओं की, जो इस वक्त डर और आशंकाओं से घिरे हुए हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता खाई जा रही है। हालांकि बांग्लादेश में कई हिस्सों में माहौल एकदम से बदल रहा है। कैमरे पर ऐसा बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सत्ता आने के बाद अराजकता, अव्यवस्था और अत्याचार में कुछ कमी आई है। लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है, आज हम सीधे बांग्लादेश की राजधानी ढाका से ही दिखाएंगे, जहां टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा, कैमरा पर्सन गंगा सिंह मौजूद हैं। हर गली, हर मोहल्ले, हर क्षेत्र की स्थिति को दुनिया के सामने वो ला रहे हैं। सत्ता में आज आपको टीवी9 के कैमरे से बांग्लादेश के हालात को दिखाएंगे, लेकिन पहले हिंदुओं की विनती वाली वो वीडियो कुंजी दिखाते हैं, जिसे देखकर आप ये जानेंगे कि बांग्लादेश में हिंदू कैसे परेशान हैं। वो चिंतित हैं, मजबूर हैं। बड़ी संख्या में लोग भारत आना चाहते हैं। ये तस्वीर भारत बांग्लादेश सीमा की है। बंगाल के कूच बिहार में करीब 1000 बांग्लादेशी जलाशय में खड़े होकर बीएसएफ से अनुरोध कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया उन्हें भारत में प्रवेश की इजाजत दे दी जाए, उनकी जान की रक्षा की जाए। बीएसएफ के जवानों की तरफ से इन लोगों को सीमा के 0 पॉइंट, यानी वो इलाका जिसे नो मैन्स लैंड कहते हैं, वहां से 150 गज की दूरी पर बाढ़ के उस पार रोका गया है। आपको बता दें, ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सीमा पर नजर रखने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जो इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। हिंदुओं की विनती की एक और तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं, जो बॉर्डर से नहीं बल्कि बांग्लादेश की राजधानी से आई है और तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में बांग्लादेश के हिंदुओं की हरे कृष्णा वाली विनती है। आपको बता दें, ये वीडियो शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग की ओर से शेयर किया गया है। बताया जा रहा है कि ये ढाका के शाहबाग इलाके का वीडियो है और ये वो हिंदू हैं जिनकी संपत्ति, जिनका घर, जिनकी ज़मीन, जिनकी दुकान पर कट्टरपंथियों की नज़र है। ये 5 अगस्त के बाद से डर और दहशत में इसी तरह विनती कर रहे हैं।
बांग्लादेश में कुल 64 जिले हैं। 61 जिलों में हिंदू रहते हैं। ऐसा दावा है कि इनमें से 52 जिलों में हिंदू डर और दहशत में हैं। इन लोगों ने बांग्लादेश की सत्ता के नए बॉस मोहम्मद यूनुस से सुरक्षा की मांग भी की है। बड़ी संख्या में हिंदू प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये ढाका की तस्वीर है जिसमें हिंदू अपना हक मांग रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम भी उन हिंदुओं के बीच पहुंची जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी आवाज़ भी आपको आज सुननी चाहिए। सत्ता के सभी न्यूज़ मित्रों को बता दें, TV9 भारतवर्ष पहला भारतीय न्यूज़ चैनल है जो इस वक्त बांग्लादेश की धरती पर मौजूद है। वहाँ के आम लोगों की आवाज़ और वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं की आवाज़ हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। भारतवर्ष की टीम इस वक्त ढाका के शाहबाग इलाके में है। ये वो जगह है जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं भारी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं और हिंदू समुदाय के लोग यहां पर इकट्ठा होकर उनके खिलाफ जो पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा था उसके खिलाफ वो लामबंद हो रहे हैं और उसी की तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हम लोग घर में सो नहीं सकते, हम लोग शांति से रह नहीं सकते। ये देश हमारा है, हम सब है, हिंदू मुस्लिम बौद्ध तो सब रहेंगे। We need justice and security in this time. Around the whole Bangladesh, our minority people are very much frustrated and very much. बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद कई हिंदू मंदिरों पर हमले हुए। इसमें मेहरपुर का इस्कॉन मंदिर भी था जिसका वीडियो हमने सत्ता में आपको दिखाया भी था। आज आपको बांग्लादेश के चटगांव के इस्कॉन मंदिर से रिपोर्ट दिखाते हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाता ने इस्कॉन मंदिर के पुजारी से बात की। उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ हिंदू दहशत में हैं। हालांकि कई हिंदुओं को ये भी मानना है कि यहाँ की सत्ता और सेना पर उन्हें भरोसा भी है। इस वक्त हम हैं चिटगांव में स्थित सबसे बड़े इस्कॉन टेम्पल में और जाहिर है कि इस्कॉन टेम्पल के एक इस्कॉन टेम्पल में जब मेहरगढ़ के इस्कॉन टेम्पल को जब जलाया गया और इसके अलावा जो दूसरे और मंदिरों को टारगेट किया गया तब से लगातार पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी और फिर जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया उसके बाद से मोहम्मद यूनुस ने भी यही कहा था कि जल्द से जल्द हालात काबू करने होंगे। Now, Bangladesh Hindu community is okay, but afraid because anytime can happen something. But I hope new interior government firm that if they will take care nicely, and I think all problem will solve. I think. हिंदू समुदाय के लोगों को किस तरह से आप लोग सुरक्षा दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? Because there is local BNP leaders coming. Local BNP leaders आपके पास आ रहे हैं? Right. They are also they are coming not only daytime, also night time they are coming. If some rumor is coming, then they are coming and then okay, are you okay? We will also give. ओहो, तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।